हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हम देखने वाले हैं ना सेशन, वो मतलब कि आपका फिजिक्स का ना मतलब 0 लेवल से लेकर के 100% तक का क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम से मतलब साइंस का वो क्लासेस वगैरह नहीं जा रहा था, और अभी मैंने मतलब ऐसा सोचा कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं एडीओ के एग्जाम के लिए, तो एक जो है वो आपको क्लियर करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हम एक यूट्यूब पे कर देते हैं, ठीक है। कि अगर आपका जो रिवीजन है वो रह गया है या आपने क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाए हैं बहुत सारे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऐप पे होती ही हैं, बट दिस इज़ फॉर यू ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसा मिक्स ऑफ चैप्टर्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली रहेगा, मिक्स चैप्टर्स रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। यानी कि अदिश राशि क्या होता है, जिसका डायरेक्शन हो या नहीं हो, यानी कि दिशा। अब मुझे हिंदी में भी लिखना पड़ेगा ना, मुझे हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है भाई। तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा होगा, है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, everybody knows this. Just a minute. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है यानी कि वेग, इसका क्या होता है, इसका दिशा भी होता है, मैग्नेट डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एक्सेलरेशन, त्वरण, इसमें भी आपका क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी के मतलब यानी कि वेग में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फोर्स क्या है, फोर्स में भी फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो उसमें कुछ मास होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी कि त्वरण होगा। तो फोर्स में अगर एक्सेलरेशन है तो ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सब क्या मांगते हैं, ये सब मैग्नीट्यूड भी मांगते हैं और डायरेक्शन भी मांगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, दूरी। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। दूरी क्या है, स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वॉशिंग मशीन किस तरीके से होता है, उसमें हम कपड़े डालते हैं, वो गोल 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 ऐसे ऐसे मतलब ऑन करो, घूमना शुरू कर दिया, है ना, घूमना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऐसा चीज है जो कि एक सर्कुलर जो है मूवमेंट को दर्शाता है, सर्कुलर मूवमेंट को दर्शाता है। तो सर्कुलर मूवमेंट को दर्शाता है पता नहीं अजीब सा नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सर्कुलर मूवमेंट को कौन दर्शा रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाकी जो है डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि किस तरीके से एक गैस दूसरे गैस में एक्सचेंज कर रही है, घुल मिल रही है, वो सारी चीजें हम ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर, ये चीजें हम देखते हैं, है ना। वो वाला चीज आप देखे हो, क्या बोलते हैं, जिससे पुराने जमाने में क्या करते थे, समय को मापने के लिए ये वाला एक चीज नहीं बना होता था, जिसमें कि यहाँ पे ऐसे सैंड है, फिर ये नीचे आके ऐसे जमा हो गया। तो ये सारी चीजें होती थी ना, कि ऊपर में भरा हुआ है तो नीचे आ गया, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ। लोअर में क्या था, मतलब बालू था ही नहीं, ऊपर में है तो ऊपर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और नीचे में नहीं है तो नीचे आएगा, है ना, हायर टू लोअर। तो ये सारी चीजें क्या होती है, लोअर, अगर लोअर, फिर एक होता है लोअर टू हायर। तो ये सब क्या है, ये सब ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूज कर जाता है गैस, एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाता है। तो ये सब क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है। तो ये तो होगा नहीं, है ना, फोर्स में तो ये आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो क्या करता है, वेयर फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यूरिंग रोटेशन। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या है, जहां घूर्णन के दौरान बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता हो। जैसे देखो ये है सेंटर, ठीक है, क्या है ये सेंटर है। अब यहां से गोल गोल हम घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, तो हम किधर, बाहर की ओर जा रहे हैं ना, बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब और हम एरिया ले रहे हैं और बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, अपेंद्रन करके किसको इसका नाम है। और एक होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि बाहर वाला जो है वो अंदर की ओर जाता है, मतलब सेंटर की तरफ, ठीक है, और वो नीचे होल में ऐसे चला जाएगा, तो ये सेंट्रीपिटल होता है। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना केमिस्ट्री, तो आपको फर्स्ट में ही जो है ये मिलेगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, तो हम इसे लाइट ईयर में भी जो है वो कर सकते हैं और पार्सेक में भी कर सकते हैं। लाइट ईयर में भी कर सकते हैं, पार्सेक में भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। बोथ लाइट ईयर एंड पार्सेक आर यूज्ड टू मेजर वास्ट स्पेस डिस्टेंस। वास्ट मतलब क्या हुआ, वास्ट मतलब विशाल अंतरिक्ष दूरियां, मतलब बहुत ज्यादा दूरी होती है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस को आप नॉर्मल यूनिट से नहीं माप सकते हो, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को मापने के लिए हम लाइट ईयर या पार्सेक का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, जब बॉडी को हम अर्थ से यानी पृथ्वी से मून की तरफ लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान है बदल जाता है, यानी कि मास जो है वो उसका चेंज हो जाता है, या फिर इसका वेट इंक्रीज हो जाता है, यानी इसका भार बढ़ जाता है, या इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट चेंजेस। मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार बदल जाता है, और बोथ रिमेन कांस्टेंट यानी दोनों स्थिर रहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, जब हम किसी बॉडी को अर्थ से मून पे लेके जाएंगे तो उसका जो मास रहेगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, मतलब मास जो बॉडी का होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चेंजेस किस में आएंगे, वेट में। वेट क्या होगा, भार क्या होगा, वो बदलता है, भार हमेशा बदलता है बट मास ऑलवेज कांस्टेंट। चलो ये याद रख लेना आप, मास नेवर चेंज बट वेट डिक्रीजेस ऑन द मून ड्यू टू लोअर ग्रेविटी। तो मून पे जब हम जाते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो घट जाता है ना, 1/6 हो जाता है, 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है। स्किप वेलोसिटी ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट पूछ सकता है। स्केप वेलोसिटी अर्थ का कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू लीव अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, 11.2। ऑयल राइजेज अप द विक इन अ लैम्प बिकॉज ऑफ, जो दीपक की बत्ती में तेल ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, जैसे लालटेन वगैरह होता है ना, तो उसका जो बाती वगैरह होता है जो जलाते हैं हम, तो तेल ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है, मतलब तेल ऊपर की ओर चढ़ेगा तभी तो वो रेगुलर जलता रहेगा, वरना वो तो बुझ जाएगा, है ना। तो क्या होता है ये, क्या होता है ये, कैपिलरी एक्शन होता है ये, यानी कि कोशिकत्व होता है ये। तो कोशिकत्व में क्या होता है, ये लिक्विड को अलाउ करता है टू फॉलो इन नैरो स्पेस, है ना, यानी कि तरल को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संकीर्ण स्थानों में प्रवाहित होने की अनुमति देता है ना। विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट है, किसके, अगेंस्ट ग्रेविटी,
तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो संकीर्ण स्थान है, जैसे नैरो स्पेस है, उसमें प्रवाहित होने की अनुमति देता है, मतलब अलाउ करता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। विच कलर ऑफ लाइट डिविएट्स द लीस्ट थ्रू अ प्रिज्म? तो जैसे कि प्रिज्म होता है ना, कैसा बनता है प्रिज्म? मतलब नहीं आया बनाने, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रिज्म जो होता है, तो प्रिज्म से जो कलर ऐसे फैलते हैं, डेविएट करते हैं, है ना, विचलित होता है, तो कौन सा रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित कौन होगा? सबसे कम, तो सबसे कम जो होगा ना वो होगा जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। क्या? वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ कम होगा। सॉरी, कम नहीं होगा, आई थिंक ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा, छोड़ो, तो वो क्या हो जाएगा? रेड। क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, तो रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, यहां पे भी लिख दूं क्या? ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो इट बेंड्स द लीस्ट, इसीलिए ये सबसे कम जो है बेंड करेगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, इसलिए यह सबसे कम झुकता है। आगे बढ़े। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? आवृत्ति, यानी कि पराबैंगनी यानी अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है बताओ जल्दी। तो ये हो जाएगा आपका एबव 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये देख लेना किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है ना, ये सब देख लेना। चलो आगे बढ़ो। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाई, तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे अवतल लेंस का, यानी कि कॉनकेव लेंस का। ठीक है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो एडिशनल चीजें आपको देखनी है, तो आपको क्या देखना है? बाप रे, ये वाले चैप्टर में जो है ना थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है, वो है आपका इमेज फॉर्मेशन, यूजेस, है ना, यूजेस और इमेज फॉर्मेशन याद रखना है बस। आगे बढ़ो। हाँ, कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जेस लाइट रेज टू फोकस देम करेक्टली ऑन द रेटिना, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर सही ढंग से केंद्रित करने के लिए क्या करता है? फैलाता है, इसलिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना पे क्या होता है? रेटिना पे ही इमेज बनता है, पता है ना, ह्यूमन आई पढ़े होगे आप तो आपको पता होगा कि रेटिना पे ही इमेज बनता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पर शुद्ध पानी किस तापमान पर जमता है, फ्रीज होगा? और ये हम सेल्सियस में नहीं पूछ रहे हैं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं फ़ारेनहाइट में। अच्छा ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट केल्विन में करना है, तो कैसे होगा? इसका प्रोसेस पता है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अगर हम सेल्सियस में बात करें, सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना? 32 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? सेम बात हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ फ्यूज वायर, यानी कि फ्यूज वायर में क्या इस्तेमाल होता है? जैसे फ्यूज तार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उच्च प्रतिरोध कम गलनांक, या फिर कम प्रतिरोध उच्च गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, या कम प्रतिरोध कम गलनांक, यानी कि हाई रेसिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट,
या लो रेसिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, या हाई रेसिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, या लो रेसिस्टेंस लो। यानी कि रेसिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? तो रेसिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, हाई होगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, कम होगा। किसमें? फ्यूज तार में, ठीक है, जो फ्यूज वायर होगा, ठीक है। इट मस्ट मेल्ट क्विकली ड्यूरिंग हाई करंट टू प्रोटेक्ट द सर्किट, है ना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होगा? वेरी इजी, वॉट। क्या हो जाएगा? वॉट, ठीक है, ये भी याद रखना, P बराबर VI। चलो आगे बढ़ो। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यूज किया जाता है? ये सब तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, नहीं। डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो कॉनकेव मिरर, अवतल लेंस, लेंस क्या लिखा है? दर्पण होगा ना। चलो, कॉनकेव मिरर प्रोवाइड अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है, मैग्नीफाइड। छोड़ो, इंग्लिश वाला कम देखो, हिंदी वाला ज्यादा देखो। अवतल दर्पण दांतों की बड़ी छवि प्रदान करता है, ठीक है, ये याद रखना है। अरे यार, चलो, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करती है? तो सबसे ध्वनि जो है, यानी साउंड जो है, साउंड जो है सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर सॉलिड होगा ना, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सॉलिड में क्या हो जाएगा? स्टील। वाटर तो नहीं होगा, एयर भी नहीं होगा, वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करती है, वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करती है, वैक्यूम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टील, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सोलर सेल, तो बहुत आसान है। सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, कैसे होता है? सोलर सेल से हमें क्या मिल रहा है? सोलर सेल्स का हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर टू इलेक्ट्रिकल, यानी सौर से विद्युत। सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। आगे, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर बाय, रेडियो एक्टिविटी जो है किसने डिस्कवर किया है? यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है थोड़े, ठीक है, फैक्चुअल भी थोड़ा कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा आप उससे फेमिलियर हो जाते हो क्वेश्चन से, है ना। इसका हो जाएगा आंसर हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल, ठीक है। चलो, न्यूट्रॉन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बाबा रे, बहुत ज्यादा इजी नहीं हो गया? फिर भी टाइम दे देते नहीं। चैडविक, थॉमसन का क्या था भाई? थॉमसन का क्या इलेक्ट्रॉन था ना? सबका याद करते रहो। न्यूटन फोर्स दिया है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन दे दिया, रदरफोर्ड क्या दिया है? न्यूक्लिक एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। आगे बढ़ो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात यहां आ गया प्रेशर, हिंदी में बोला जाए तो दाब, वायुमंडलीय दाब, दाब, सीधा दाब याद रखो, प्रेशर याद रखो। प्रेशर, बैरोमीटर, प्रेशर, बैरोमीटर, बैरोमीटर इज द मेजरिंग डिवाइस। आगे बढ़े। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये सब रटा हुआ क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू अ फाइबर वाया कंटिन्यूअस इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश संकेत निरंतर आंतरिक परावर्तन के माध्यम से फाइबर से यात्रा करते हैं। A body weighs more at the poles than the equator. जो बॉडी का जो वेट है वो पोल्स पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना ध्रुवों पर अधिक होता है, क्यों? Why? अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। अर्थ रेडियस इज स्मॉलर एट पोल्स, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है। ग्रेविटी इज जीरो एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण शून्य है, या नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा? ग्रेविटी से रिलेटेड है, रेडियस से, या फिर इस वजह से कि अर्थ फ्लैट है? आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि अर्थ क्या है, एक अजीब सा गोलाकार है, उसका अभी मेरे से वैसा बनेगा भी नहीं, बट इतना जान लो, आपको इमेजिन हो गया होगा अर्थ का जो शेप है। तो अर्थ का जो रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं ना, हाँ, तो त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की वो पोल्स पे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो इसी वजह से जो है बॉडी का वेट ज्यादा होता है। तो अर्थ रेडियस इज स्मॉलर एट पोल्स, ठीक है। Which electromagnetic wave has the highest frequency? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। गर्मी लग रही है भाई। क्या हो जाएगा? अरे बहुत इजी है ये, रेडिएशन वगैरह देख लेना एक बार, ठीक है, तो वो उस तरीके से कर लेना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, उस तरीके से कर लेना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट, कौन सा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो गामा रेस का जो है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। अब आप रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी ये सब देख लेना अच्छे से, इसका ऐसा यूनिट वगैरह देख लेना, जैसे कि ओम, इसका ऐसा यूनिट हो गया है ना, और रेसिस्टिविटी का भी देख लेना, यहाँ पे बताऊंगी नहीं, देखने बस बोलूंगी, है कि नहीं। कंडक्टेंस, ठीक है, ये सब देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस होता है ना, जो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, तो ये जो है कैसे, हाँ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ यानी कि जो लंबाई होगी ना, तो जैसे चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो लंबाई से होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। लेकिन अगर उसका हम एरिया बड़ा कर दें, है ना, जो उसका क्षेत्रफल है उसको, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उससे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। थिकर वायर्स मोर एरिया हैव लेस रेसिस्टेंस, इसीलिए बोलता है कि जो मोटे होते हैं ना तार, मोटे, ठीक है, तो उसका जो एरिया है वो ज्यादा होता है, ज्यादा एरिया होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन? सन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सन कैसे बना है बताओ? तो एक जो होता है ना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो वो हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो यही है सन का सोर्स एनर्जी का।
तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हीलियम रिलीजिंग मैसिव एनर्जी, यानी कि जो हाइड्रोजन का जो नाभिक है यानी न्यूक्लियाई है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हीलियम के साथ। हीलियम के साथ कंबाइन करके बहुत ही ज्यादा ऊर्जा जो है वो देता है, मैसिव एनर्जी जो है वो देता है, ठीक है, मतलब उससे निकलता है। अ डायमंड शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ, डायमंड जो है बहुत ज्यादा चमकता है, तो उसका चमक के पीछे का क्या है, रीजन क्या है, इसकी वजह से, मतलब किसकी वजह से हीरा चमक रहा है, इट्स हार्डनेस, उसकी कठोरता की वजह से, या फिर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड TIR, और इट इमिट्स लाइट और रेडियो एक्टिव डीके, क्या हो जाएगा। अब ये तो सबने देखा हो कि जो डायमंड है वो कार्बनिक कंपाउंड है, क्या है, डायमंड क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है ना। तो हार्डनेस में अगर हार्डेस्ट कार्बनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए एलिमेंट की, तो वो डायमंड होता है। तो हार्डनेस तो इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये शाइन क्यों कर रहा है, शाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, यानी कि अपवर्तनांक जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और जो इसका TIR भी है वो भी, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्रैप्स लाइट इनसाइड एंड कॉजिंग स्पार्कल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पता ही है कि वो स्पार्कल वो करेगा ही, तो इट इज बिकॉज ऑफ लाइट, और जो मेन चीज है वो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो हाई होता है। चलो यहाँ पे क्वेश्चंस फिनिश हो गए, स्लाइड खत्म हो गया है। एक और वीडियो इस पे आएगी जिसमें कि पूरा ये क्वेश्चंस क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। तो अभी के लिए तो डन है, अभी के लिए जितना क्वेश्चंस है ये इजी क्वेश्चंस थे, इजी मोड वाले क्वेश्चंस थे, बट आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। रिवीजन के लिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ये सब रिवीजन हो जाएगा ना तो चैप्टर्स भी रिकॉल हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो फिर हम आएंगे दूसरी वीडियो लेकर के, वो भी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो बिल्कुल आप देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो।